जोहार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। दरअसल किसी ज़रूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ गया, तो मैं स्टूडियो से नहीं आकर के पर्सनली कनेक्ट होके काम कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप लोगों की क्लासेस जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी मेरे बाहर जाने से। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रयोजन मूलक हिंदी, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसका एक भाग हम लोगों ने पूरा किया था, आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें सीखी थी कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसको कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या इसका स्वरूप है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्रशासनिक पत्राचार के बारे में कि प्रशासनिक पत्राचार क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग टिप्पण, प्रारूपण जैसे बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक पत्राचार। तो सरकारी पत्राचार या प्रशासनिक या कार्यालय पत्राचार से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जो किसी मंत्रालय, कार्यालय, संस्था तथा कार्यरत कर्मचारी के बीच प्रशासनिक या कार्यालय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कभी कभी किसी संस्था से सूचना मंगानी होती है, तो कभी किसी संस्था को सूचना भेजनी होती है। कभी किसी व्यक्ति अथवा संस्था के पत्र की पावती भेजनी होती है। पावती का मतलब होता है रिसीविंग। जैसे किसी संस्था के द्वारा हमें पत्र मिला, तो हम फिर उसको बताते हैं कि आपका पत्र हमें मिला है, तो ये पावती भेजनी होती है। तो कभी निर्णय लेने में अगर देर हो रही है, तो पत्र भेजने वाले पक्ष को अंतरिम उत्तर देना होता है। ऐसी स्थितियों में सरकारी पत्राचार के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता है। कई बार जैसे किसी चीज़ के लिए हमने अपनी अर्जी लगाई है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, स्मारक पत्र भी भेजते हैं कि हमने ऐसा अर्जी लगाई थी लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो याद दिलाने के लिए स्मारक पत्र होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद हिंदी संघ की राजभाषा का पूर्ण रूप प्राप्त नहीं कर सकी है। फिर भी संघ की राजभाषा होने की ओर वह पूर्ण वेग से गतिशील है। संवैधानिक अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन हम देखते हैं कि जो कार्यशैली है उसमें हिंदी का प्रचार प्रसार उतना अभी भी, मतलब जितना होना चाहिए, अगर हम 100% की बात करें तो 100% अभी भी नहीं है। बहुत से जगहों पे जो पत्राचार वगैरह है वो अंग्रेजी में भी होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघ और राज्य की प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी ने सहकारी विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। फलतः प्रशासनिक क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों के लिए विविध रूपों के लिए उसने अपने रूप गढ़ने शुरू कर दिए हैं। हम देखते हैं कि राजभाषा पखवाड़ा या ऐसे जो चीज़ें होती हैं उसमें इन बातों पर बहुत जोर दिया जाता है कि विभाग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में काम करे। पत्राचार, टिप्पण, प्रारूपण, आदेश, अनुदेश, ज्ञापन, परिपत्र, पत्र, आवेदन, अभ्यावेदन, संकल्प, संलेख, विज्ञप्ति, अधिसूचना, पृष्ठांकन, स्मार, अर्ध सरकारी पत्र आदि प्रशासनिक व्यवहारों के विभिन्न रूप प्रचलित एवं प्रयुक्त हो रहे हैं। इन प्रयोजनों के लिए अनेक नए पारिभाषिक पद, वाक्यांश निर्मित एवं विकसित हो चुके हैं, जिनके प्रयोग से प्रशासनिक हिंदी के विविध रूपों का विकास हो रहा है। जैसे जब हम बात करते हैं प्रशासनिक पत्राचार की, तो आप देखेंगे कि कुछ शब्द जो है वो बहुत कॉमन है, या कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे अनुमोदनार्थ, निर्देशानुसार, यथा प्रस्तावित, यथा निर्देशित, सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए, के अनुसरण में, निविदा, प्राक्कथन, प्राधिकार, निकाय, प्रोन्नति, साक्ष्यांकन, समाहर्ता। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से असंख्य पारिभाषिक शब्द हैं जो प्रशासनिक स्तर पर प्रचलित हो चुके हैं। आपने भी इसमें से कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, या आपने कुछ ऐसे पत्र देखे होंगे जिनमें इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे वाक्यांशों, पदों और शब्दों से विकसित हिंदी का प्रयोग प्रशासनिक क्षेत्रों में जिस रूप में हो रहा है, उससे आशा की जा सकती है कि विश्व की अन्य विकसित भाषाओं की भांति हिंदी भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने आप को तैयार करने की दिशा में अग्रसर है।
कोई भी भाषा कैसे अपने आप को तैयार करेगी, तो वो अपने प्रयोजन में आने वाले हर रूपों के लिए अपने आप को तैयार करेगी। उसकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होगी जिसके आधार पर वह अपने आप को हर रूप के लिए तैयार करेगी। अब हम जो प्रशासनिक या सरकारी पत्राचार होते हैं उसके स्वरूप के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय या प्रांतीय सरकारें कार्य संचालन की सुविधा के लिए अनेक कार्यालयों की व्यवस्था करती है। ये कार्यालय देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले होते हैं। उनका संबंध पत्रों द्वारा स्थापित होता है। सरकारी कार्यालयों में सबसे अधिक प्रयोग पत्राचार से ही होता है। आप देखिएगा आपका अपॉइंटमेंट का लेटर पत्राचार के माध्यम से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट वेबसाइट पर प्रकाशित है तो बस वही अंतिम है, आपको एक पत्र जरूर आएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में पत्राचार का महत्व आज भी है। पत्र सरकारी कार्यालयों में उनकी कार्य पद्धति और संप्रेषण की रीढ़ की हड्डी होती है। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, आगत फाइल, निर्गत फाइल, इस तरह की चीजें आपको दिखेंगी जहाँ पे आने वाले पत्र, भेजे जाने वाले पत्रों को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसका जो रिकॉर्ड है वो पत्र के माध्यम में ही संधारित होता है। जब एक सरकार दूसरी राज्य सरकार को, अर्थात भारत सरकार राज्य सरकार को, एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार को अपने से संबंध या अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विभागों, सरकारी संगठनों, संस्थाओं, बैंकों, कर्मचारी संघों तथा सामान्य जनता विभिन्न विषय पर पत्र लिखती अथवा उत्तर देती है, तब उन्हें सरकारी या प्रशासकीय पत्र कहते हैं। सरकार द्वारा विदेशी सरकारों, उनके राजदूतावासों, स्वदेश स्थित कार्यालयों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लिखे गए पत्र भी इसी वर्ग में आते हैं। पत्र के कच्चे रूप को आलेखन या मसौदा तैयार करना कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग, कि अगर कोई हमें पत्र लिखना है तो पहले उसका हम आलेखन करेंगे और उसका एक मसौदा तैयार करेंगे। इस मसौदे को कार्यालय में जो सहायक होते हैं या वरिष्ठ लिपिक होते हैं वो इसको तैयार करते हैं। इस प्रारूप को पढ़कर फिर उसे उच्चाधिकारी के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी उसको पढ़ते हैं, अपने हिसाब से संशोधित या फिर टाइप करवा के साइक्लो स्टाइल करके वो कार्यालय को भेजते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पत्राचार के अलग अलग रूप निश्चित किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में कभी साधारण पत्र, तत्काल, अर्ध सरकारी तार देना होता है। तार यानी कि टेलीग्राम, इसके बारे में शायद आप जानते होंगे। उसमें क्या होता है कि आपको शब्दों की वहाँ पे सीमा होती है और उसी के हिसाब से आपको अपना संदेश भेजना होता है। उसको टेलीग्राम कहते हैं, तार भी कहते हैं हिंदी में। तो यही नहीं, कार्यालय ज्ञापन द्वारा सूचना देने, अनौपचारिक टिप्पणी, मंत्रालयों में छुट्टी की घोषणा, प्रेस नोट प्रसारित करना, इस तरह के विभिन्न कार्य हैं जो इस स्तर पर किए जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कार्य, महत्व और अवसर की आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपों के पत्रों का उपयोग किया जाता है। अब है कि जैसे हम कह रहे हैं बार बार कि पत्राचार किया जाता है, लेकिन पत्राचार से आप क्या समझते हैं? तो ये मनुष्य की समाजशीलता का प्रमाण माना जाता है। इच्छाओं, आवश्यकताओं के साथ भावों और विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम से सामाजिक रिश्तों के निर्माण और निर्वहन में पत्राचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निजी व्यवहार और व्यावसायिक तथा प्रशासकीय कार्यों के लिए पत्राचार आवश्यक ही नहीं बल्कि एक अनिवार्य माध्यम रहा है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त पत्रों की रचना प्रक्रिया, शैली तथा भाषा की अपनी विशिष्ट परंपरा और पद्धति होती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो सरकारी पत्र होते हैं वे विशेष ढर्रे पर चलते हैं। उनमें ना तो स्वतंत्र विचारों, भावों का स्थान होता है और ना ही स्वतंत्र शैली का, परंतु युग परिवर्तन के साथ जिस प्रकार शासन प्रणाली में बदलाव आया है उसी प्रकार उसकी कार्य पद्धति में भी बदलाव आना जरूरी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई प्रशासनिक पत्र हम लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो पहला है सरलता। आदर्श पत्र लेखन की एक प्रमुख विशेषता उसकी सरलता होती है।
देखिए, पत्र भेजने का हमारा उद्देश्य क्या है कि जो इस पत्र को पाएगा वो हमारे भावों को समझ सके। लेकिन अगर हमारे भाव दुर्बोध हैं, यानी कि ऐसे हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता है, तो वह जिसे पत्र मिलेगा उसको उसे समझने में उलझन होगी। तो अगर हमारी कहे जाने वाली बात और तथ्य को सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वो ज़्यादा कारगर होगा। इसीलिए किसी भी पत्र में पांडित्य प्रदर्शन जिसको कहते हैं, यानी कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना एक तरह से मूर्खता ही है। पत्र को बिल्कुल सरल होना चाहिए। दूसरा है, सरल होना चाहिए का एक अर्थ और है कि मतलब इसका पाठक कौन है, कौन इसको पढ़ने वाला है, और हमारा इसे भेजने का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएं, हमारा और यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है, तो पत्र का सरल होना आवश्यक है। दूसरा है स्पष्टता। पत्र लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसकी स्पष्टता। स्पष्टता लाने के लिए लेखन की जो विशेष शैली होती है उसको अपनाया जाना आवश्यक है। पत्र में लंबे वाक्य विन्यास और अत्यंत कठिन शब्दों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पत्र पढ़ते समय पाठक को शब्दावली या शब्दकोश सामने रखना पड़ सकता है जो जो एक तरह से हास्यास्पद होगा, क्योंकि उसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विद्वता प्रदर्शन के लिए जीवन और साहित्य में अनेक क्षेत्र खुले पड़े हैं। साहित्य का इतना बड़ा क्षेत्र है, आप वहाँ बात कर सकते हैं विद्वता की। तो पत्र में कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रचलित शब्द हों और छोटे छोटे वाक्यों को ही संजोया जाए। इसके बाद है संक्षिप्तता। कोई भी कार्यालयीन पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्तता पत्र की प्रभावोत्पादकता करती है, यानी कि जो पत्र का प्रभाव है उसको बढ़ाती है। अगर पत्र संक्षिप्त है तो उसका जो संदेश है वो स्पष्ट रूप से सामने आएगा और उसका जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। किसी भी पत्र में निबंध का स्वरूप नहीं होना चाहिए, वरना मूल अभिष्ट बातों का संप्रेषण छूटकर अन्य बातों का ही प्रक्षेपण अधिक मात्रा में हो जाएगा। संक्षिप्तता से प्रेषक और प्रेषित दोनों को ही सुविधा होती है और संक्षिप्त पत्र में गलतियां अपेक्षाकृत कम होकर कथन के प्रभाव महत्ता में वृद्धि करती हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए बड़ा लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम बड़ा पत्र लिखते हैं तो क्या होगा कि उस बड़े पत्र में हमारी जो भाषिक त्रुटियां हैं वो ज्यादा होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर हम छोटा लिखते हैं तो हमारी गलतियां भी कम होंगी। और इसके साथ साथ अगर वो संक्षिप्त रहेगा तो पढ़ने वाले को जो उसका संदेश है वो कम शब्दों में ही मिल जाएगा। इसीलिए पत्र का बड़ा होना कोई आवश्यक नहीं है, पत्र को संक्षिप्त होना चाहिए। इसके बाद है शिष्टता। कार्यालयीन ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के पत्र लेखन की भाषा शिष्ट और विनम्र होनी चाहिए। पत्र अगर नकार सूचक भी है, यानी कि अगर पत्र के द्वारा किसी बात को नकारात्मक कहना भी हो तो उसे विनम्रता पूर्वक ही कहा जाना चाहिए, ताकि पत्र पाने वाले के मन को चोट न लगने पाए। जनता और कर्मचारियों की मांगों एवं शिकायतों आदि का तुरंत और उचित ध्यान देकर शीघ्र निर्णय की सूचना तत्काल पत्र संबंधियों को दी जानी चाहिए। बातों से जनता के मन में संतोष और सम्मान की भावना जागृत होनी चाहिए। तो यह जो विनम्रता है वो हमें पत्र में दिखनी ही चाहिए। इसके बाद है प्रभावोत्पादकता। शासकीय पत्र में भाषा, पद विन्यास, वाक्य विन्यास, विचार और भावों की ऐसी सुगठित अनविति होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से उसे पिरोया जाना चाहिए जिससे पत्र का प्रभाव प्रेषित के मन पर पढ़ सके। यानी कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वो जब उस पत्र को पढ़े तो वो प्रभावित हो सके। पत्र लेखन में प्रभावोत्पादकता लाने के लिए पत्र लेखक की शासकीय कार्य प्रणाली, सरकारी नीति तथा संबंधित विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। जहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते वहाँ उटपटांग हिंदी शब्दों के बदले अंग्रेजी के ही प्रचलित शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख देना उचित होगा। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पत्र प्रभावी हो तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हमें उस विषय वस्तु की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, भाषा के स्तर पर अगर हमें कोई पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता है
तो जो अंग्रेजी के शब्द हैं उसी को देवनागरी में लिख करके उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को नोडल ऑफिसर बनाया जाता है। अब नोडल का अगर हम वहाँ पे हिंदी लिखेंगे और पदाधिकारी तो खैर ऑफिसर का हम लिख सकते हैं क्योंकि काफ़ी प्रचलित है, लेकिन अगर हम नोडल का हिंदी लिखेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसीलिए वहाँ पे नोडल नहीं लिख करके नोडल को ही हिंदी में लिखा जाता है। इसी तरह ये बस एक उदाहरण था, ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब है वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा शैली। पत्राचार की भाषा और साहित्यिक भाषा में पर्याप्त अंतर होता है। सरकारी पत्रों में साहित्य से संबंधित मुहावरों, कहावतों, शेरों, शायरी इस सब का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। सरकारी पत्रों की भाषा निश्चित शब्दावली, वाक्य विन्यास और विषय के अनुरूप शब्दों, वाक्यांशों का प्रयोग उसमें किया जाता है। पत्र की भाषा में अप्रचलित और दुर्बोध शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो पत्र की भाषा उबाऊ और अरुचिपूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार सरकारी पत्र की भाषा में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे पत्राचार के कितने प्रकार होते हैं। तो सरकारी कार्यालयों में भेजे जाने वाले विविध जो पत्र हैं वो किसी एक प्रकार के अंतर्गत हो सकते हैं। पत्र या सरकारी पत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जो पावती है, अंतरिम उत्तर है, स्मार पत्र है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। क्या क्या है? अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, पंजीकरण, अधिसूचना, संकल्प प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, तार से संदेश देना और अंतर विभागीय टिप्पणी, ये सभी पत्राचार के अंतर्गत आते हैं। इन सभी पत्र प्रकारों की भाषा, पत्रावली, प्रारूप और प्रयोगगत विशेषताएं होती हैं। इसीलिए जिस संदर्भ स्थिति में कार्यालय आदेश का प्रयोग होगा उसमें कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसी परिस्थिति होती है, जिस तरह का प्रारूप, उसी के अनुकूल उसका प्रारूप जो है वो निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रशासनिक पत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रारूप भाग और दूसरा होता है कलेवर भाग। प्रारूप भाग में पत्र की संस्था, मतलब पत्र को जो भेज रही है उस संस्था का, कार्यालय का नाम, स्थान, तारीख, प्रेषक, प्रेषित विषय, संबोधन, अधोलेख, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। अब हम बात करेंगे संक्षेपण की। अभी तक हम लोगों ने बात की प्रारूपण की, कि प्रारूपण कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे संक्षेपण की। तो संक्षेपण जैसे कि नाम से ही पता है कि संक्षेप करना है। कैसे करना है? तो सामान्यतः संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना संक्षेपण कहा जाता है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों, तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है और इसमें अनावश्यक बातें छोड़ दी जाती हैं। छोटा सा हर्डल है कि ये जो बार है वो लगाना पड़ेगा। एक मिनट भी नहीं लगेगा इस काम में। तो हम बात कर रहे थे संक्षेपण की। संक्षेपण में क्या होता है कि लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार इत्यादि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें छोड़ दी जाती है और मूल बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर निरंतर अभ्यास से यह काम करने की क्षमता बढ़ती है।
संक्षेपण के संबंध में कहा गया है कि किसी विस्तृत वर्णन, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध पुनरावृत्ति, अनावश्यक बातों का त्याग, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आवश्यक बातों का त्याग नहीं होगा, अनावश्यक बातों का त्याग होगा, यहाँ पे अनावश्यक बातों का त्याग, और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों को प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन जो होता है उसको हम कहते हैं संक्षेपण। तो इस तरह से यह एक मानसिक प्रशिक्षण, मानसिक व्यायाम कह सकते हैं इसको, होता है। अब यहाँ पे हमने देखी कि कौन कौन सी बातें हैं अप्रासंगिक, यानी कि जो हमारे संदर्भ से बिल्कुल अलग हो। दूसरा असंबद्ध, मतलब जो रिलेवेंट ही ना हो। इसकी बात है पुनरावृत्ति, जैसे एक ही बात है उसको कई बार कही गई है तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए। अनावश्यक बातें जो भी हैं उसको हमें छांट देना, उसका त्याग करना है। और जितनी अनिवार्य, उपयोगी और मूल तथ्य है उसको प्रवाह के साथ हमें संक्षिप्त में लिखना होता है। तो इस तरह से लिखने का भी एक मानसिक प्रशिक्षण होता है कि चीज़ों को हम उस तरह से देख पाए, अनावश्यक चीज़ों को हम छांट पाए, असंबद्ध चीज़ों की पहचान कर पाए। तब क्या क्या गुण होने चाहिए इसमें? पहला है पूर्णता, मतलब संक्षेपण हम करें भी लेकिन कोई बात छूटे ना, इसका हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद आवश्यक या अनावश्यक अंशों की पहचान करनी होती है कि कौन सा आवश्यक है और कौन सा अनावश्यक है, जिसके मूल विषय या विचार, मतलब जो हमारा मूल विषय या विचार है वो उसमें आ जाना चाहिए। और यह जो व्याख्या होती है वह, मतलब जिस तरह से हम किसी बात की व्याख्या करते हैं, आशय बताते हैं या भावार्थ बताते हैं, उससे यह भिन्न है। क्योंकि हम जब भी आशय, व्याख्या या भावार्थ लिखते हैं तो हम कही गई चीज़ों को का विस्तार करते हैं कि ऐसा कहा गया इसका अर्थ ये है, ऐसा कहा गया इसकी व्याख्या इस तरह से है, ऐसा कहा गया इसका आशय ये है। यहाँ पे पूर्णता का मतलब है कि वो शुरू भी हो, खत्म भी हो और उसमें जो बात है वो आ भी जाए, यानी कि संदर्भ की कोई भी बात उसमें छूटने ना पाए, ये उसकी पूर्णता है। इसके बाद है संक्षिप्तता। अब संक्षेपण का जो विशेष गुण है वो तो संक्षिप्तता ही है कि वह संक्षिप्त हो। तो उसमें हम व्याख्या, विश्लेषण, दृष्टांत, उद्धरण और उदाहरण, इसके लिए इसमें कोई जगह नहीं होती है, उन चीज़ों को हम हटा सकते हैं। जहाँ पर लंबे लंबे शब्द होते हैं उसको हम सामासिक शब्दों में बदल सकते हैं। जैसे रसोई के लिए घर तो रसोई घर, तो एक शब्द में हो गया। इसी तरह से मतलब जहाँ पे जैसी आवश्यकता है हम शब्दों को सामासिक कर सकते हैं। जो संक्षेपण की सीमा रेखा है उसी के अंतर्गत काम करना होगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी आवश्यक बात नहीं छूटे। इसके बाद है स्पष्टता। संक्षेपण करते समय इस बात पर ध्यान रखना होगा कि पढ़ने वाले को यह ना लगे कि मतलब कोई मूल बात जो है वो छूट गई है या कहीं और से कही जा रही है, उसमें क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, अर्थ उसका स्पष्ट निकलना चाहिए। स्पष्टता के पालन के समय सावधानी की जरूरत होती है और उसका पालन करना अनिवार्य भी होता है। भाषा की सरलता, तो संक्षेपण की भाषा सरल और परिष्कृत हो, क्लिष्ट और समास बहुल भाषा का प्रयोग अधिक नहीं हो, अलंकृत भाषा से बचना है, मतलब चमत्कार में कोई भी बात को घुमा फिरा कर नहीं लिखा जाए। जो भी भाषा के बाहरी आडंबर होते हैं उनसे हमें बचना है और सरल शब्दों में अपनी बात को यहाँ पे कहनी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मतलब शायद इस मोड में कंफर्टेबल होंगे और जितनी बातें कही जा रही है वो समझ में आ रही होंगी। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई भाग ऐसा है जिसमें कोई डाउट है या उसको समझ नहीं पाए हैं, कोई शब्द ऐसा लगे, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अब है शुद्धता। भाव और भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। यहाँ पे हम भाव की शुद्धता की भी बात कर रहे हैं। संक्षेपण में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई विषय या तथ्य से भटके नहीं। अर्थ की स्पष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विकृत या परिवर्तित करने का अधिकार
संक्षेपण में नहीं दिया जाता, यानी कि उसका जो मूल तत्व उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मूल भाव जो है वो यथावत ही रहेगा, तो भाव की शुद्धता हमें बरकरार रखनी है। अपनी ओर से टीका टिप्पणी करने के लिए कोई जगह नहीं होती है, और इसकी भाषा जो है वो भी शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि व्याकरण के अनुकूल होनी चाहिए। अब हम संक्षेपण करेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो अवतरण दिया गया है उसका अध्ययन करना होगा। कैसे करेंगे? तो संक्षेपण करने से पहले हम उस अवतरण को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि उसमें जो बातें कही गई हैं वो विषय, वो मुख्य बिंदु हमारे समझ में आ जाए। फिर हम इसको दोबारा दोहराएंगे। जब हम दोहरा रहे होंगे तो जो खास पंक्तियां हैं उनको हम रेखांकित करते हुए चलेंगे। और तीसरी बार हम इस जब अध्ययन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी गूढ़ से गूढ़ भाव जो है वो स्पष्ट हो जाए। इसके बाद है शीर्षांकन। अब जो हमारा संक्षेपण है उसके लिए हम एक समुचित और सटीक शीर्षक का चयन करेंगे। फिर हम जो मूल भाव और विचार हैं उनको संक्षिप्त करते हुए उन विचारों को क्रमशः उतारने की कोशिश करेंगे, कि जो हमने रेखांकित किए हैं उन वाक्यों को हम कनेक्ट करते हुए लिख सकें। फिर हम एक संक्षेपण लिखने से पहले हम एक अलग से प्रारूप तैयार करेंगे, और जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। तो फर्स्ट ड्राफ्ट हम तैयार करेंगे और उस प्रारूप की जांच सावधानी पूर्वक करेंगे, और अगर उसमें लगे कि कोई जो अंश है वो अभी भी अनावश्यक है तो उसको हम हटा देंगे। इसके बाद है अन्य पुरुष का प्रयोग। संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाए। इसके साथ साथ उचित संज्ञा और सर्वनाम की जो व्यवस्था है उसको रखा जाए। फिर आवृत्तियों को छोड़ना। किसी भी बात या आवृत्ति को एक ही बार प्रयोग में लगाया जाए, अनावश्यक बात पर बल नहीं दिया जाए। निरर्थक एवं पुनरुक्ति से बचा जाना वहां पर आवश्यक होगा। इसके बाद है वाक्यों का संक्षेपण। जहां पर वाक्य है उस जगह पर वाक्यांश और मुहावरे अगर हैं तो उनको यथास्थान प्रयोग करने से वाक्यों का संक्षेपण हो जाएगा। इसके बाद है जो संश्लिष्ट वाक्य हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। कई वाक्यों की जगह, जैसे हम कई वाक्य लिख रहे हैं लेकिन उसकी जगह हमें एक संश्लिष्ट, एक छोटा वाक्य जो है वो लिख के देखना चाहिए। विशेषण और क्रिया विशेषण से बचना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करें। संक्षेपण मान लीजिए कि 300 शब्दों का है, जो आपको प्रारूप दिया गया वो 300 शब्दों का है और आपको संक्षेपण करना है, तो 1/3 भाग यानी कि 100 शब्दों में उसको लाना होता है। अब शब्दों की सीमा जो है वो जरूरत के आधार पे कम या ज्यादा हो सकती है। आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाए जिसमें इन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले संक्षेपण के ऊपर शीर्षक लिखा हुआ होना चाहिए कि शीर्षक क्या है। दूसरा है मूल अवतरण की शब्द संख्या कितनी है, और जब संक्षेपण किया आपने तो उसकी शब्द संख्या कितनी है। और वो मतलब तृतीयांश जो है वो एक मानक माना जाता है कि 1/3 भाग उसका रखा जाए। जैसे 90 शब्द हैं तो 300 शब्द हैं तो 100 शब्द। संक्षेपित अंश में प्रयुक्त शब्दों की संख्या कितनी है उसको भी लिखा जाए। अब हम ये जानते हैं कि सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी हो, कंपनी हो या कंपनी नहीं हो, व्यवसायी हो या अव्यवसायी संस्था हो, मतलब कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है तो उसमें प्रतिदिन पत्र, प्रतिवेदन, प्रार्थना पत्र ये सब आते रहते हैं। कार्यालय में जो प्रमुख होते हैं वो उच्च अधिकारियों, निदेशकों, प्रबंधकों, सचिवों या मंत्री, मतलब वो खुद ये सारी चीजों को नहीं देखते हैं। वे अपने मतलब उनके कामों में उन्हें थोड़ा सा उन कामों को हल्का करने के लिए हम कह सकते हैं कि वे छोटे जो उनके अधिकारी होते हैं उनकी दक्षता पर निर्भर करते हैं कि वो जितने स्किल्ड होंगे, वो जितने ईमानदार होंगे, वो उसी हिसाब से, वो जितने विश्वास पात्र होंगे वो उसी हिसाब से कामों को छांट कर इन तक लेकर आएंगे। और यह विश्वास जो बनता है वो सहायक के कर्मशीलता पर बनता है।
अब संक्षेपण या सार लेखन अगर हम कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या है? किसी अनुच्छेद, विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन आदि को संक्षिप्त कर देना। संक्षेपण को इंग्लिश में हम प्रेसिस कहते हैं और बोलचाल की भाषा में समरी कहते हैं, सारांश इसको हम कहते हैं। किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले या प्रतिवेदन आदि को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत कर देना ही सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। सार लेखन में मूल विषय वस्तु या कथ्य संबंधित मुख्य विचारों और तथ्यों को ही प्राथमिकता एवं महत्ता दी जाती है। इसमें अनावश्यक बातें, संदर्भ, तर्क वितर्क आदि को हटा दिया जाता है और मूल तथ्य और भावों को ही रखा जाता है। संक्षेपण हम कह सकते हैं कि एक कला है और अध्ययन, अनुशीलन से इसे प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालयीन कामकाज ही नहीं बल्कि जो हमारे दैनिक जीवन है इसमें भी संक्षेपण कला का उपयोग होता है। संक्षेपण को मानसिक प्रशिक्षण कहा, क्योंकि उस तरह से चीज़ों को देखना, ढूंढना वो भी एक मानसिक प्रशिक्षण है। इससे लेखन में स्पष्टता, सरलता और प्रभावशीलता पैदा होती है। मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, विभागों तथा सरकार के अधीन प्रतिष्ठानों आदि में संक्षेपण या सार लेखन का उपयोग यथास्थिति समय अनुसार किया जाता है। मंत्री महोदय, सचिव या उनके स्तर के उच्च अधिकारी के पास कभी कभी ऐसा होता है कि जो फाइल है उनकी, वो पूरी की पूरी फाइल वो नहीं पढ़ सकते, उतना समय उनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संबंधित जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वे उस मामले में प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट बनाते हैं या प्रतिवेदन और अभ्यावेदन के जो भी आता है उसका सार संक्षेपण टिप्पणी के द्वारा करते हैं। आप देखिएगा कि बड़े बड़े नोटशीट है लेकिन नीचे में एक टिप्पणी लिखी हुई है, तो उस टिप्पणी को देखकर जो उच्चाधिकारी होते हैं, प्रबंध निदेशक होते हैं, अध्यक्ष या मंत्री होते हैं, वे अपने आदेश देते हैं या कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि संक्षेपण से कई लाभ हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं जानते हैं। सबसे पहला है कि विचारों की एकाग्रता और दृढ़ता का विकास होता है, कि मतलब हम ये समझ पाते हैं इस पूरे के पूरे ड्राफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है। दूसरा है कि शब्दों की मितव्ययिता की क्षमता बढ़ती है, यानी कि कैसे हम कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं। इससे मानसिक जो चिंतन है, मनन है, विचारों की स्पष्टता इससे आती है कि अगर कोई बात लिखी हुई है तो उसमें मुख्य विचार क्या है, वो विचार हमारे मन में भी तो स्पष्ट हो जाता है। सार लेखन से विश्लेषण शक्ति का विकास होकर अभिव्यक्ति प्रभावशाली और घनीभूत बनती है। संक्षेपण से मानसिक श्रम आदि की बचत होती है। संक्षेपण लेखन से ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। अब हम जानेंगे कि संक्षेपण की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे संक्षेपण करते हैं। तो संक्षेपण करना अथवा सार लेखन एक कला है। संक्षेपण को सुचारू रूप से तैयार करके उसे आदर्श बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला है कि संक्षेपण करते समय 2 से 3 बार, जैसे हमने पहले भी बात की थी, हमें अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए। जब हमें मूल अनुच्छेद का भावार्थ समझ में आ जाए तब हमें सार लेखन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्य और विचारों को रेखांकित कर लेना चाहिए। रेखांकित करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो मूल विषय उससे संबंधित कोई भी बात ना छूटे। हमें अनुच्छेद का संक्षेपण 1/3 में करना है और अपने तरफ से कोई तर्क वितर्क विचार जोड़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है, कोई अनुमति ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सके। मूल अनुच्छेद का 1/3 में संक्षेपण करेंगे और इसके बाद संक्षेपण को अंतिम रूप देने से पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाएंगे, कच्चा मसौदा बनाएंगे और अच्छी तरह से ये भी देखेंगे कि जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसमें आ गई हैं। अब जितने उस मूल अनुच्छेद में जितने अलंकार हैं, कहावतें हैं, वाक्य प्रचार है, इन सारी चीज़ों को हम हटा देंगे और इस तरह से जो हमारा संक्षेपण बनेगा उसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो पहला, विषय वस्तु के मूल भाव की संक्षिप्त सरल अभिव्यक्ति संक्षेपण या सार लेखन की मुख्य विशेषता है। सार लेखन में मूल भावों, विचारों, बातों और कथ्यों का रक्षण आवश्यक होता है। मूल अनुच्छेद में व्यक्त या निरूपित मुख्य विचारों एवं भावों की क्रमबद्ध स्थापना संक्षेपण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है।
विचारों तथा भावों की विशृंखलता से संक्षेपण में भद्दापन आ जाता है, यानी कि उसे एक श्रृंखला में होना ही चाहिए। असंगत तथ्यों और बातों का संक्षेपण में कोई स्थान नहीं होता है। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी स्पष्टता। मूल विचारों और भावों को उलझाए बिना स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से विचार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसकी भाषा सरल होनी चाहिए। कहीं भी कठिन वाक्यांश, पदावली इन सब का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि आदर्श संक्षेपण वो होता है जो कम समय में, कम मेहनत से, सहजता से मूल विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत कर सके। कार्यालयीन कामकाज में आदर्श सार लेखन तभी संभव हो सकता है जब सार लेखक कर्मचारी अधिकारी का कार्यालयीन ज्ञान परिपूर्ण हो। ये बहुत जरूरी है कि जो अधिकारी हैं उनका ज्ञान परिपूर्ण हो, अध्ययन गंभीर हो, भाषा का शब्द भंडार उनका समृद्ध हो, विशेष चिंतन मनन की शक्ति हो तथा शैली पर अधिकार हो, आत्मविश्वास हो। इस तरह संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इन बातों का विशेष ध्यान रखें और संक्षेपण करने का सतत अभ्यास रखें। अब संक्षेपण के बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है, प्रारूपण जाना हमने, संक्षेपण जाना हमने, और अब हम जानेंगे टिप्पणी के बारे में। टिप्पणी क्या है? अब देखेंगे कि प्रशासनिक पत्राचार में टिप्पण और आलेखन का विशेष महत्व होता है। कार्यालय में आए पत्र पर अथवा कार्यालय की स्वतंत्र आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए टिप्पणी तैयार की जाती है। टिप्पणी का अर्थ है पत्र अथवा पत्र संदर्भ के बारे में आवश्यक जानकारी और टिप्पणीकार का कार्यालय के विधि विधान के अंतर्गत उस पर अपना सुझाव देना। इन्हीं सुझावों के आधार पर आलेखनकार पत्रोत्तर का प्रारूप तैयार करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सरकारी कार्य प्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभियुक्तियां फाइल पर लिखी जाती हैं उन्हें टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी के संदर्भ में इससे पहले पत्रों का सार, निर्णय आदि हेतु प्रश्न और विवरण आदि सब कुछ अंकित किया जाता है। वास्तव में सभी प्रकार की टिप्पणियां संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा विचाराधीन मामले के कागज पर मतलब जितनी प्रकार की टिप्पणियां होती हैं वो कागज पर लिखी जाती हैं। कार्यालय आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक महत्व प्राप्त मामलों में अनुभाग अधिकारी आदि के स्तर से टिप्पणी आरंभ होती है, अन्यथा मामले के स्वरूप के अनुसार परंपरागत रूप से टिप्पणी लिपिक अथवा सहायक के स्तर से शुरू की जाती है। जो मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि जो विशेष टिप्पणियां लिखते हैं उनको मिनट कहा जाता है। टिप्पण को बनाते समय कुछ उद्देश्य को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप में तथा संक्षेप में अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना, और अगर किसी मामले में दृष्टांत अथवा विशिष्ट निर्णय उपलब्ध हो तो उनकी ओर संकेत करना। दूसरा, वांछनीय विषय अथवा पत्र व्यवहार पर अपने विचार को स्पष्ट करना। तीसरा, यह स्पष्ट करना कि आवती के अंतिम निर्वाण के लिए क्या कार्रवाई की जाए। इससे अधिकारी को निर्णय करने में सहायता मिलती है। अब है टिप्पणी के प्रकार। कार्यालय में टिप्पणी का उपयोग अनेक स्तरों पर किया जाता है। मामलों का स्वरूप, अधिकार की स्थिति तथा कार्यालय की आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार की टिप्पणियां लिखी जाती हैं, जिनमें प्रमुख होता है नेमी टिप्पणी, सामान्य टिप्पण, अनुभागीय टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, अनौपचारिक टिप्पण। इस तरह से टिप्पण के कई भेद होते हैं। पहला है प्रशासनिक या नेमी टिप्पणी। क्या होता है ये? तो कार्यालयीन कामकाज के एक भाग के रूप में नेमी टिप्पण लिखे जाते हैं। ये टिप्पण रोजमर्रा के कार्य का एक अंग होने के कारण संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी बातों के लिए लिखे जाते हैं। इनका महत्व केवल कार्यालयीन अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह तक ही सीमित होता है। दूसरा है सामान्य टिप्पणी। सरकारी कार्यालयों में जो पत्र मामले में पहली बार प्राप्त होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पण लिखे जाते हैं उनको सामान्य टिप्पण कहा जाता है। ऐसी टिप्पणी में पत्र का कोई भी मतलब पूर्ववर्ती प्रसंग तो उसका होता ही नहीं है, तो ऐसा कोई उल्लेख उसमें नहीं होता है। इसके बाद है अनुभागीय टिप्पणी।
तो इसे विभागीय टिप्पण भी कहा जाता है। कुछ मामलों पर सरकारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में मामलों के स्वरूप के अनुसार टिप्पण कर्ताओं को प्रत्येक मामले पर स्वतंत्र टिप्पण लिखना आवश्यक होता है और वे ऐसे स्वतंत्र टिप्पणों पर अलग से अनुदेश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के टिप्पणों को विभागीय अथवा अनुभागीय टिप्पण कहते हैं। इसके बाद है संपूर्ण टिप्पणी। तो विस्तृत टिप्पणों को संपूर्ण टिप्पण कहा जाता है। कार्यालयों में बहुत बार मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे इतिवृत्त, तर्क वितर्क, प्रसंग आदि को समग्र रूप से फाइल में रखना होता है ताकि उसके आधार पर उच्चाधिकारी उचित निर्णय देकर आदेश जारी कर सके। इस प्रक्रिया में टिप्पण में संपूर्ण इतिवृत्ति के साथ साथ पूर्व संदर्भ, पूर्ववर्ती फाइलों के संदर्भ, पुराने फैसले आदि भी देने होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मामले के बारे में पूरे अध्ययन के साथ विश्लेषणात्मक पद्धति से जो टिप्पण लिखा जाता है उसे संपूर्ण टिप्पण कहा जाता है। अब है सूक्ष्म टिप्पणी। तो ये अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। पत्रों पर अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी पत्र के कुछ के हाशिए पर बाईं ओर निर्देश देता है। जो सामान्यतः संक्षिप्त वाक्यों के रूप में होता है उसे ही सूक्ष्म टिप्पण कहा जाता है। जो हाशिया होता है ना पत्र का, उसमें कुछ लिखा होता है। सूक्ष्म टिप्पण में सामान्यतः सम्मति हेतु, स्वीकृति के लिए अवलोकनार्थ इस तरह के वाक्य लिखे जाते हैं और बाद में संबंधित फाइल वरिष्ठ अधिकारी के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज देने पर वो अधिकारी भी सूक्ष्म टिप्पण के रूप में स्वीकृत, अनुमोदित, सीन या फिर देख लिया ऐसा लिखते हैं, या फिर मैं सहमत हूँ, इस तरह के वाक्य लिखते हैं। किसी भी कार्यालय या संस्था में कोई भी पत्र उपयुक्त सोपानों को पार करता हुआ निर्णायक दशा में पहुंचता है और तब किसी अधिकारी, सहायक कर्मचारी से संबंधित आवश्यक टिप्पणी पत्र के सार को प्रस्तुत करते हुए उस पर लिए जाने वाले निर्णय के लिए सुझाव देता है। यदि कोई ऐसा पत्र प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में पूर्व में भी पहले भी पत्राचार हो चुका हो, तो आदेश देने वाले पदाधिकारी ऐसी टिप्पणी वो चाहते हैं जिसमें पूर्व के पत्रों का भी पूर्व के पत्र के प्रसंग का भी उल्लेख किया गया हो। इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी भी टिप्पणी है इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है प्रशासनिक टिप्पणी, दूसरा है स्वतः पूर्ण टिप्पणी और तीसरा है आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी। प्रशासनिक टिप्पणियां क्या होती हैं? तो ये मूलतः संक्षिप्त, आदेशात्मक एवं व्याख्यात्मक होती है। ऐसी टिप्पणियां प्रायः अधिकारी किया करते हैं। वे पत्र पर ही अपनी टिप्पणी सामान्यतः लिख जाते हैं, जैसे अवलोकित, संचिका के माध्यम से उपस्थापित करें, संचिकास्थ करें, कर्मचारियों के बीच परिचारित करें, वार्तालाप करें, संप्रति इसे तत्काल स्थगित रखें या बाद में उपस्थापित करें। इस तरह की टिप्पणियां जो है वो प्रशासनिक टिप्पणी कहलाती है। इसके बाद है स्वतः पूर्ण टिप्पणी। अब ऐसी टिप्पणी जिसका संबंध प्रसंगों या पत्र व्यवहारों से ना होकर के प्रसंगोल्लेख से मुक्त होती है, उस टिप्पणी को स्वतः पूर्ण टिप्पणी कहते हैं। ऐसी टिप्पणियों में परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं की अपेक्षाओं के अनुकूल ये स्वतः पूर्ण टिप्पणी लिखी जाती है। इसका उपयोग सहायक स्तर के अधिकारी भी कर सकते हैं और अधिकारी वर्ग भी कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियां देखने में कब आती हैं? तो जब पत्र सृजन की बात हो, किसी आपदा से उत्पन्न संकटों के विचारार्थ प्रस्ताव से संबंधित हो, तो मतलब इन परिस्थितियों में स्वतः पूर्ण टिप्पणी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है आवृत्ति पर आधारित टिप्पणी। ऐसी टिप्पणियों का प्रारंभ सहायक स्तर से होता है। कोई भी पत्र जब प्राप्त होता है तो उसमें निहित तथ्यों, विवरणों, आंकड़ों एवं पत्र प्रेषण अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचनाओं के द्वारा आदेश देने का आग्रह या व्यय आदि की स्वीकृति, कार्य विशेष के लिए राशि की स्वीकृति या आवंटन इत्यादि से संबंधित विवरण टिप्पणी में लिखे जाते हैं। इसके साथ ही नियमाधीन उस पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी टिप्पणियां पूर्व प्रस्ताव के उल्लेख के क्रम संख्या के साथ किया जाता है। टिप्पणी लिखने के जो नियम है उनको देखते हैं। इस प्रकार हो सकते हैं
विचाराधीन पत्र में उल्लिखित सभी प्रमुख विषयों पर प्रकाश डाला जाए। दूसरा है कि टिप्पणी लिखते समय समालोचक की दृष्टि को अपनाया जाए, जिससे संबंधित विषय के पक्ष एवं विपक्ष दोनों को तर्क संगत प्रस्ताव एवं विचार को उद्धृत किया जाए। इस तरह की टिप्पणी से किसी प्रकार के निर्णय को संबंधित पदाधिकारी से विचार लेने में सरलता होती है, जिससे विवेकपूर्ण विचार सामने आते हैं जो सकारात्मक होते हैं। यहाँ पे लाइट चली गई है थोड़ी देर के लिए और शायद आपको जो वीडियो है वो काफ़ी डार्क लग रहा होगा, तो बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं उसको ठीक करती हूँ। अब शायद कुछ ठीक होगा, थोड़ा सा ये दिक्कत आ गई थी बीच में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जब हम टिप्पण लिखेंगे, टिप्पण लिखते समय समालोचक की दृष्टि को अपनाई जाए, जिसमें संबंधित विषय के पक्ष एवं विपक्ष दोनों के तर्क को विधि संगत प्रस्ताव एवं विचार को उद्धृत किया जाए। तो इस तरह से अगर टिप्पणी लिखी जाएगी तो जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको निर्णय लेने में आसानी होगी। इससे विवेकपूर्ण जो विचार हैं वो सामने आते हैं और ये सकारात्मक होते हैं। इसकी बात हम लोगों ने की थी, आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी में पूर्व के सभी तथ्य क्रमवार सामने आए, इसके लिए टिप्पणीकार को ऐसे प्रसंगों, निर्णयों और आदेशों का जिक्र कर देना चाहिए ताकि कोई बिंदु अछूता न रह जाए जो भविष्य में परेशानी का कारण बने। सभी सरकारी विभाग या संस्था निहित नियमों, परिनियमों, कानूनों, प्रावधानों, संहिताओं और संविधियों के अधीन कार्य निष्पादित करते हैं। ऐसी स्थिति में टिप्पणीकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे सतर्कता के साथ सभी समय समय पर जो भी नियमादि का जिक्र किया गया हो उसका वर्णन अवश्य करें। टिप्पणी लिखते समय टिप्पणीकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसके परिणाम एवं होने वाले हानि की बातें होनी चाहिए जो समुचित हो। किसी भी स्थिति में टिप्पणी आदर्शोन्मुख हो, यानी कि उसमें जो समाधान के सुझाव हैं या फिर आदर्श स्थिति क्या है उस हिसाब से उसको देखने की जरूरत होती है। इससे संबद्ध पदाधिकारी को प्रस्तुत विचार और प्रस्ताव पर टीका टिप्पणी करने में कठिनाई नहीं होती है। टिप्पणी को अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। टिप्पणी तटस्थ होकर लिखी जाए जिसमें पूर्वाग्रहहीन भाव हो, यानी कि किसी बात से प्रेरित होकर के उसको नहीं लिखा जाए। टिप्पणी पत्र पर पर्याप्त उपांत हो ताकि पदाधिकारी को लिखने में वह अपना स्पष्ट मंतव्य दे सके, यानी कि जो हाशिया हम छोड़ते हैं वो पर्याप्त हो ताकि उसमें
हाशिया मतलब जैसे एक पेज है, उसको आप 4 भाग में मोड़ते हैं, तो उसका एक भाग जो होता है वो क्या होता है? हाशिया होता है। तो वो मतलब थोड़ा अच्छे से छोड़ा जाना चाहिए, पर्याप्त छोड़ा जाना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो टिप्पणी लिखी जाए वो साफ-साफ लिखी जा सके। टिप्पणी लिखते समय पूर्व बाईं ओर शीर्ष पर संक्षेप में संबंधित पदाधिकारी का नाम निर्देशित किया जाना चाहिए। अब है प्रारूपण। टिप्पणी की बात हमने कर ली, संक्षेपण की बात कर ली हमने, आलेखन की बात कर ली, अब हम प्रारूपण की बात करेंगे। तो प्रारूपण का मतलब होता है कि ड्राफ्ट तैयार करना। पत्राचार के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। तो जो पत्र होंगे उनका प्रारूप क्या होगा, किस तरह से उसको ड्राफ्ट किया जाएगा। यदि किसी कार्यालय में कोई प्राप्त होता है पत्र, तो उसका उत्तर देने के लिए पहले एक मसौदा तैयार किया जाता है या प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। यह जो सहायक होते हैं वो करते हैं, और वो अपने उच्चाधिकारी को अनुमोदन के लिए देते हैं, और अनुमोदन के पूर्व जो तैयार पत्र होता है उसी को प्रारूप या मसौदा कहा जाता है, और अनुमोदन के बाद वो पत्र बन जाता है। तो ये होता है प्रारूपण। इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा जाना है, तो बस इसको हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले यह पूर्ण और पूर्णतः विषय पर आधारित हो। दूसरा है कि इसमें विचार जो है वो क्रमबद्ध हों, और क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा हो तो वह समुचित और सटीक होना चाहिए। शुद्धता और तथ्यात्मकता सरकारी कामकाज में अनिवार्य है। एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है, इसीलिए तथ्य हमेशा सही हों और शुद्ध हों। प्रारूप की भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज होनी चाहिए। अब प्रारूपण के लिए हम कह सकते हैं कि वह लिखित आदेश जिसमें किसी कर्मी, पदाधिकारी, व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा कुछ ऐसा गलत या सही कार्य निष्पादित हो जाता है जिससे संबंधित जुड़ाव कार्यालय, संस्था या सरकार से हो, तथा उसका प्रभाव किसी पर बुरा पड़ रहा हो, तो वैसी स्थिति में कार्यालय द्वारा आलेख तैयार कर संबद्ध व्यक्ति या समूह या संस्था से जानने की लिखित इच्छा प्रारूपण कहलाता है। इसके संबंध में कहा जाता है कि किसी सरकारी कार्यालय, संस्था का या संगठन के द्वारा पत्र लेखन से पूर्व उसका जो ढांचा तैयार करने का प्रारूप तैयार कर संबंधित पदाधिकारी के लिए अनुमोदन के लिए जाता है, वही प्रारूपण कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ऐसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाने से पहले, कलर भरने से पहले उसको स्केच करता है। तो यह जो स्केच है, एक सेकेंड, हाँ, सॉरी। तो यह जो स्केच है वो प्रारूपण कहलाता है। अब जो प्रारूपण है उसको पहले तैयार किया जाता है, फिर उसे अनुमोदन के लिए पदाधिकारी के पास ले जाया जाता है, फिर उनके सुझाव के अनुसार जो तैयार होता है वो प्रारूप है। वो तैयार होने के बाद टंकित और या फिर अच्छे अक्षरों में लिखकर प्रस्तुत किया जाता है, और उसके अंत में पदाधिकारी का हस्ताक्षर करवा के अंत में वह पत्र के रूप में जाता है। अब हम बात करते हैं पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन जो है वह एक कला है जिसमें व्यक्ति खुलकर अपने हृदय की बातों को रखता है। वहाँ उसका चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण, ये सब एक साथ दिखते हैं। तो पत्र जो है वो एक कलात्मक अभिव्यक्ति है, और एक अच्छे पत्र में कुछ विशेषताएं होनी ही चाहिए। क्या क्या है वो? तो भाषा शैली की सरलता है, विचारों की स्पष्टता, संक्षिप्तता, प्रभान्वित यानी कि प्रभावित करने की क्षमता, और बाह्य सजावट यानी कि उसका जो फॉर्मेट है वो होना ही चाहिए। अब जो पत्र हैं वो सामाजिक पत्र भी हो सकते हैं, व्यावसायिक या सरकारी पत्र भी हो सकते हैं। अगर हम प्रशासनिक कार्यों के क्षेत्र में देखते हैं तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सामाजिक और व्यावसायिक या सरकारी पत्र। अब हम बात करेंगे प्रतिवेदन की यानी रिपोर्ट की। क्या होता है प्रतिवेदन? तो प्रतिवेदन का सामान्य अर्थ है किसी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष की क्रमिक जानकारी प्रस्तुत करना या रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश में अनेक घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके लिए तथ्यों की जांच पड़ताल करनी होती है, यानी कि मामले की बारीकी से खोजबीन की आवश्यकता पड़ती है, जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था एजेंसी द्वारा उसके द्वारा नियुक्त एक या अधिक व्यक्तियों से की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण को ही प्रतिवेदन कहा जाता है। जिस व्यक्ति या समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसको प्रतिवेदक कहते हैं। अब ऐसा लगता है कि बहुत सी अंग्रेजी विधाओं का अनुकरण की परिपाटी हिंदी में स्वीकारी जा रही है और उसी का प्रतिफल है प्रतिवेदन, क्योंकि इंग्लिश में रिपोर्ट जो है वो काफ़ी प्रचलित है और हिंदी में उसी के लिए प्रतिवेदन शब्द है। ये अब अगर हम रिपोर्ट और प्रतिवेदन को देखें तो ये दोनों समानार्थी भी हैं और नहीं भी हैं। अंग्रेजी का रिपोर्ट शब्द समाचार के माध्यमों में सूचना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसी अपराधी के बारे में थाने में जो शिकायत की जाती है उसे भी रिपोर्ट की श्रेणी में रखा जाता है। आप देखेंगे कि न्यूज़ चैनल्स में जो रिपोर्ट चलते हैं उसमें कोई घटना होती है, उसके बारे में जो जानकारी होती है वो भी रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। तो जब हम प्रतिवेदन का अर्थ जानना चाहते हैं तो बृहत हिंदी कोश में उसका अर्थ दिया गया है कि किसी घटना, कार्य योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया गया विवरण जिस अधिकारी या सभा आदि के समक्ष प्रस्तुत किया जाता हो उसे प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन की एक सरल परिभाषा यह भी हो सकती है कि किसी सक्षम पीठासीन अधिकारी के द्वारा अधीन गठित समिति या आयोग द्वारा किसी विशेष मामले की जांच पड़ताल और छानबीन पर आधारित विवरण या मंतव्य आदि के अभिलेख को प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन एक लिखित ऐसा विवरण है जिसमें तथ्यात्मक बातें सीधी सीधी एवं सपाट स्थिति में सामने आती है। यह ऐसी किसी घटना, संस्था, विभाग इत्यादि की जो सपाट जानकारी होती है वो इसके अंतर्गत आती है। इसके द्वारा किसी कार्य की प्रगति, जांच स्तर, कार्य और उसके परिणामों को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया जाता है रिपोर्ट के माध्यम से। इतना ही नहीं, अब तो किसी स्कूल या कॉलेज के भीतर जो वर्ष भर की गतिविधियां होती हैं, खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मतलब कोई भी कार्यक्रम हो तो इसका प्रतिवेदन भी प्राचार्य या प्राचार्या के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब प्रतिवेदन की क्या खूबियां हैं, तो विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहला यह है कि प्रतिवेदन तथ्यात्मक हो, दूसरा है कि तथ्य प्रामाणिक हो, तीसरा है कि कोई भी प्रतिवेदन एक कानूनी या वैधानिक दस्तावेज बन सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसीलिए प्रतिवेदन का कोई भी भाग तथ्यहीन, भ्रामक, अप्रामाणिक या फिर अनुत्तरदायित्वपूर्ण ना हो, अन्यथा अहित की बहुत संभावना होती है। उसके बाद है निर्णयात्मकता की भी क्षमता हो, विसंगतिहीनता और विरोधाभासीहीनता का गुण हो, विषय निष्ठता का गुण हो, प्रतिवेदन संक्षिप्त, सुगठित एवं उपयोगी हो। प्रतिवेदन में शीर्षक का महत्व होता है, इसीलिए इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। और प्रतिवेदन में अनुच्छेद का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस पर जब हम अनुच्छेद बांटते हैं तो इस तथ्य पे हमें ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस क्लास में आप लोगों ने जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसके विविध रूपों को अच्छी तरीके से जाना होगा और अब आप बिल्कुल तैयार होंगे इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो एक बार आप इसका जो कंटेंट है उसको दोबारा पढ़ लें या सुन लें या देख लें और उसके बाद आप इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ होगा। धन्यवाद।